सबसे पहले तो मैं पवन करण जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं गांधी जी पर कुछ बातें हिंद स्वराज के बहाने से आप सबसे शेयर कर सकूं। और ये मेरे लिए अतिरिक्त एक संतोष का विषय है कि आचार्य जी यहाँ पर हैं, जो स्वयं में एक जाने माने गांधी अध्येता हैं। तो और आप सब लोग भी बहुत सुधीजन और हैं। तो मेरा जो गांधी जी से रिश्ता बना वो जब मैं 11वीं में था तब काफ़ी एक निजी कारण से बना कि मेरे पिताजी थे, तो मैं उनसे कभी किसी बात के लिए जिद करता था कि वो ये करें, और मैं काफ़ी झगड़ता भी था, लेकिन वो बात मेरी मानते नहीं थे। तो मेरे दिमाग में, वैसे वो मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन वे मेरी बात नहीं मानते थे, तो मेरे दिमाग में उस समय ही किशोर मन में आया कि मुझे अपने आप को गांधी जैसा बनाना है, क्योंकि ये मैं जान चुका था कि गांधी जी जिससे जो कहते थे वो उनकी बात मान लेता था। तो गांधी में वो क्या करिश्मा था, ये मेरे दिमाग में उस समय ये प्रश्न एक आया था, जैसा मुझे याद पड़ता है। उसके बाद करीब 91-92 से मैंने गांधी जी को समझना और थोड़ा सा पढ़ना राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में शुरू कर दिया था। और मैं कह सकता हूँ कि करीब 96-97 से मैं गांधी जी के साहित्य से और तमाम चीज़ों से जूझता रहा हूँ। और इसमें जो मेरे गुरु विपिन चंद्रा साहब हैं जिनके साथ मैंने रह के काम किया, तो ये एक मेरी यात्रा रही है गांधी जी को लेके। और जैसे कि किसी फिल्म की शुरुआत में अक्सर ये कह दिया जाता है कि इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, तो अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बातें आए जो कि थोड़ी सी असमंजसपूर्ण या असहमति या आहत करने वाली हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि इस पूरी यात्रा में मैंने गांधी जी को जिस तरह से देखा समझा है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मेरा शुरुआत में ये जो मेरा व्याख्यान है इसको मैं 2 खंडों में रखूँगा। एक तो जो गांधी जी की मेरी समझ है, हमारी समझ जो है, मेरी नहीं कहना चाहिए, तो उसकी कुछ बुनियादी बातें मैं रखना चाहूँगा। और उसके बाद में उन बुनियादी बातों के प्रकाश में जो हिंद स्वराज गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक, हालांकि मैं उसे कुंजी नहीं मानता कि गांधी को समझने की वही एकमात्र कुंजी है, लेकिन फिर भी तो उस पर की कुछ बातों में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जो भी थोड़ा सा समय है। तो मेरा मानना है कि गांधी जी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि आधुनिक युग की जो मुख्य प्रेरक, परिवर्तनकारी प्रेरक शक्ति है वह राजनीति से होकर जाती है। निश्चित है कि जब हम राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो आजकल के प्रचलित मापदंड राजनीति के हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा। एक व्यापक अर्थों में कि आधुनिक युग और राजनीति, जिसमें विचारों के माध्यम से देश के तमाम या दुनिया के तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को एक तरह से एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है, और वही रास्ता है, ये गांधी जी समझ चुके थे अच्छी तरह से। इसीलिए जब वो 1893 में पहली बार साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर उनको मौका मिलता है सार्वजनिक जीवन में आने का, तो तुरंत उनकी उसी तरह की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी को हम मूलतः कहाँ पे अवस्थित कर सकते हैं कि वो क्या थे। निश्चित है कि जो गांधी साहित्य है 100 खंडों में है, और उसमें शायद ही जीवन का क्या, दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक से लगाकर भौतिक, सामाजिक, जिसको गांधी जी ने अपने विचारों से कहीं ना कहीं उस पर अपना रिएक्ट ना किया हो। लेकिन इंसान तो वो एक ही थे, तो निश्चित है उनकी कोई एक मूल अवस्थिति भी रही होगी। तो वह मैं फिर कहूँगा कि वह मूलतः एक राजनेता थे, और निश्चित है प्रचलित अर्थों के राजनेता से एकदम अलग हटके हम उनको रख सकते हैं। तो वह
और उनकी जो तमाम गतिविधियां हैं, जो उनके तमाम विचार हैं, उनको हम एक राजनीति के, बल्कि मैं उसे और अगर थोड़ा सा कंक्रीट करूं तो वो एक लोकतांत्रिक राजनीति के जो तमाम मापदंड, अनछुए मापदंड भी थे, उनको समेटते हुए एक बृहद एक समतामूलक राजनीति, या उसको जो भी आप अच्छी राजनीति कह सकते हैं, उसकी दिशा में उनका पूरा जीवन था। अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि गांधी जी के सामने अगर मैं उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन है 50 साल से ऊपर का, या सार्वजनिक जीवन है, अगर राजनीति शब्द से थोड़ी असुविधा हो तो सार्वजनिक जीवन है, उसको अगर हम देखें समूचे तौर पे, तो उनके 3 मुख्य कार्यभार थे जो वो समझ रहे थे कि हमको यहाँ पर योगदान करना है। पहला, भारत राष्ट्र निर्माण, यानी भारत एक नया राष्ट्र के रूप में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप बना था, सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहें, तो वह जो एक नेशन मेकिंग का प्रोसेस था, तो उसमें गांधी अपनी भूमिका समझ रहे थे। और दूसरा निश्चित है कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, जो उपनिवेशवाद था, उसके खिलाफ जो संघर्ष था, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें उनका वो अपनी भूमिका पा रहे थे। तीसरी चीज़ वो थी कि वो एक समाज में अन्याय, भेदभाव, शोषण, इसके सबके खिलाफ जो तमाम सामाजिक आर्थिक स्तरों पर मौजूद था, तो वहाँ पर वह एक अपनी भूमिका देख रहे थे कि किस तरीके से हम एक और बेहतर समाज की ओर जा सकते हैं और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो ये 3 कार्यभार हैं गांधी, जो ऐतिहासिक रूप से आप देखिए तो उनके बीच में वो अपना उनका जीवन चलता है। एक और चीज़ है कि गांधी को समझने के लिए यह भी एक प्रश्न बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों गांधी देश के, क्या दुनिया के सबसे बड़े नेताओं के रूप में आए। तो मैं देश पर ही बात करूंगा, क्योंकि मैं गांधी जी को मूलतः एक राष्ट्रवादी मानता हूं भारत के संदर्भों में। निश्चित है कि उनकी बातों का, उनके विचारों का एक अखिल विश्व परिप्रेक्ष्य है और वहाँ पे सभी लोग उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन गांधी जी का खुद जो चिंतन क्षेत्र था, जीवन क्षेत्र था, वो उन्होंने भारत को ही एक तरह से अपनी कर्मस्थली के रूप में बनाया था और चुना था। तो वो भारत के जो सबसे बड़े नेता कैसे बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, तो पहले के नेताओं से, गांधी जी के पहले के या उनके तमाम समकालीनों में जो मुख्य अंतर ये था कि गांधी ने अपने ज़माने की चेतना और उसकी एक भविष्य दृष्टि को अन्य सभी लोगों से बेहतर समझा था। और इसलिए एक तो ये इस वैचारिक रूप से गांधी का बहुत ही एक सुदृढ़ आधार था। वहाँ पर वो इनविंसिबल, जिसको कह सकते हैं कि कोई उन्हें हटा नहीं पाता था, वह पोजीशन थी। दूसरी ओर यह है कि गांधी केवल बातों के नेता नहीं थे, केवल उत्साहवर्धक बातों के नेता नहीं थे, केवल जोशीली चीज़ों के नेता नहीं थे, वो रास्ता भी दिखाने वाले थे। यानी वह यही नहीं बताते थे कि सही क्या है। ज़्यादातर नेता सही बता के अपना सीमित संदर्भों में एक्टिव रहते हैं, लेकिन गांधी ने बाकायदा उस रास्ते को भी बताया और उस पर खुद भी चल के दिखाया और तमाम लोगों को चलाना भी सिखाया। तो यहाँ पर गांधी की जो भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में बनती है, वह ऐसी बनती है कि उनकी जगह कोई ले नहीं पाता है। यानी लोग आलोचनाओं में जाते हैं, लेकिन कुल मिला के वो गांधी की जो एक उनका ऑर्बिट है, उसी में वो रहते हैं। और एक गांधी का एक बहुत बड़ा जो योगदान है जिससे हम सीख सकते हैं कि उन्होंने, जो मैंने ये तीनों ऊपर के उनके मुख्य कार्यभार बताए, उनको दृष्टिगत करते हुए वो भारत के पहले राजनेता हैं जिन्होंने एक नेशनल नेटवर्क बनाया कार्यकर्ताओं का, तमाम स्तरों पर एक पूरा एक जाल, एक राजनीति को
समाज के नीचे के स्तर तक, यानी जनता का राजनीतिकरण करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जनता को एक्टिवेट करना, यानी उन्हें आगे राजनीति में या अपनी मांगों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ाना, और वो भी एक सउद्देश्यपूर्ण ढंग से। तो यह सब जो एक नेटवर्किंग जिसे हम कह सकते हैं, वो रोल गांधी के अलावा इस देश में नहीं कोई कर सका। और ये एक विडंबना रही है आज़ादी के बाद की हमारे देश की। उन्होंने अन्याय, भेदभाव, उत्पीड़न और ये जितनी नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं समाज की, व्यवस्था की, उनके खिलाफ संघर्ष को केवल कहा नहीं कि संघर्ष करना है, उसको रेगुलेट भी किया। यानी कि वह एक तरह से जो सत्याग्रह उनका आप अगर देखें तो सत्याग्रह केवल एक संघर्ष, निरा संघर्ष नहीं है, वह संघर्ष करने का एक खास तरीका भी है, और वो तरीका उन्होंने बताया। तो इस लेवल पर भी गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोगों को अपने अध्ययनों में और सोच में और अधिक लाना चाहिए। एक जो बहुत बड़ी समस्या जिससे तमाम समाज की जो अच्छी ताकतें हैं वो आज भी जूझती हैं कि कैडर निर्माण नहीं होता है, यानी हम अपनी विचारों के अनुरूप कार्यकर्ता नहीं बना पाते हैं, और सब जानते हैं कि ये बड़ी समस्या। गांधी ने उस पर भी ध्यान दिया कि किस तरीके से हम जनता के बीच में जनता का राजनीतिकरण करके वहाँ से हम प्रतिभाएं और योग्यताएं चुने, और उसके बाद में उनको एक प्रशिक्षण एक इस तरीके का दें कि वह अपने निजी जीवन में भी उन मूल्यों को धारण कर सके, बाहरी तमाम जो चकाचौंध है उससे अपने आप को कहीं ना कहीं अलगाते हुए, और एक राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण जो भी कहें उसमें आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से गांधी जी ने एक, जिसको मैं कहता हूं कि एक होलिस्टिक सेट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप की इस देश में, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर, जिसमें उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स डेवलप किए, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा को बहुत ही अर्थों में समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, जैसा कि आचार्य जी तो उसके सबसे ऊंचे विद्वान हैं। लेकिन मेरी समझ से गांधी के द्वारा अहिंसा पे इतना ज़्यादा जोर देने का एक कारण यह था कि वह देश में वास्तव में एक लोकतांत्रिक चेतना का एक पूरा एक माहौल बनाना चाहते थे, जिसमें तमाम विरोधी विचारधाराएं और तमाम एक दूसरे से कुछ भिन्न विचारधाराएं भी आपस में संवाद और गतिविधियों में जाके बिना आप एक दुश्मनियां पाले हुए एक रास्ता बना सकें, एक कंसेंसस, एक आम सहमति बना सकें। यहाँ पे अहिंसा का, गांधी का बहुत जोर था। और तो जो गांधी की अहिंसा है, जो सत्याग्रह है, जो रचनात्मक कार्यक्रम है, ये सब तमाम चीज़ें एक दूसरे से इतनी उन्होंने अंतर्गुंफित करके रखी कि आप केवल एक अगर कंपोनेंट को पकड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे सत्याग्रही होना है, तो अगर आप अहिंसक नहीं हैं तो आप सत्याग्रही नहीं हो सकते। और अगर आप अहिंसा और सत्याग्रह के बीच में एक्टिव होते हुए रचनात्मक कार्यक्रमों की भूमिका को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो पूरा एक जो गांधी का एक पूरा राजनीति का ढांचा था, उससे थोड़ा सा वो विचलन हो जाएगा। और ये एक कुछ मूल मेरे दिमाग की धारणाएं हैं या मेरी अपनी समझ है जो मैंने आपसे गांधी जी के बारे में शेयर की। इससे अब जब हम हिंद स्वराज पर बात करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी अपनी बात समझाने में आसानी होगी। तो हिंद स्वराज को लेकर बहुत सी बातें हैं, मैं उन पॉलिमिक्स में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या कहा है और क्यों कहा है, क्योंकि वह फिर एक अलग बात, मैं ज़्यादातर अपनी बात ही कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना मैं संक्षिप्त में ज़रूर थोड़ा सा इशारा भले ज़रूर कर दूंगा कि गांधी जी के जीवन काल में हिंद स्वराज को लेकर बहुत ज़्यादा जो गांधी जी के
को वॉच कर रहे थे, उनकी राजनीति को विद्वान या उनकी समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके सार्वजनिक जीवन को। जब मैं राजनीति शब्द बोलूं तो वो एक सुविधाजनक केवल शब्द है मेरे लिए, उसको आप सार्वजनिक जीवन भी समझ सकते हैं। तो उसमें हिंद स्वराज को लेके बहुत व्यवस्थित अध्ययन किसी ने नहीं करने की ज़रूरत समझी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर अगर वह रचना जो पिछले 30 सालों में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि उसको, जैसे वो एंटनी पैरल की किताब आई 1997 में, उसके बाद से गांधी जी को हिंद स्वराज और हिंद स्वराज की भी एक खास व्याख्या करते हुए बिल्कुल उसी में समेटने की एक जो चेष्टा तमाम हुई, वह गांधी जी के जीवन काल में नहीं होती है। एक भी व्यवस्थित अध्ययन हिंद स्वराज को केंद्र में रख के गांधी जी का नहीं मिलता है। केवल एक पत्रिका आर्यन पथ है जो 1938 में एक विशेषांक निकालती है हिंद स्वराज के जो भी साल पूरे होने पर, तो उसमें दुनिया के तमाम विद्वानों की कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां हैं, उतना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। गांधी जी ने खुद अपने तमाम भाषणों में जो उन्होंने सार्वजनिक मंचों से दिए, राजनीतिक कारणों से तमाम दिए, और हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में है। आप अगर 100 वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें मतलब कह नहीं सकते कि कितनी जगहों पे गांधी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को आगे जाने के लिए, अपनी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, उसमें भी गांधी जी हिंद स्वराज को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में खुद नहीं रखते हैं। हिंद स्वराज की ज़्यादातर जो वर्णन गांधी जी के समय के हैं वो या तो गांधी जी निजी पत्रों में किसी के साथ में किसी की कोई बात है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसको उत्तर देने के लिए हिंद स्वराज का वो रेफरेंस देते हैं, वो भी तब जब कोई उसकी गलत व्याख्या करता है, या कोई हिंद स्वराज के माध्यम से गांधी जी को पुरातनपंथी या मध्ययुगीन या प्राच्यकालीन सिद्ध करने की कोशिश करता है, अप्रासंगिक। यानी गांधी तो एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे सबसे बड़े, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा मंच कांग्रेस थी, तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। एक बार फिर मैं जब कहूँगा कि जब मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ तो उसको इधर की कांग्रेस से दूर दूर तक ना समझिए, वो कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है जिसके गांधी जी सबसे बड़े नेता थे और रहे, माने गए। तो गांधी तो वहाँ एक्टिव थे, तो अक्सर जो गांधी जी के विरोधी थे या गांधी जी के निंदक थे या गांधी जी को जो छीटाकशी करने वाले थे, वो हिंद स्वराज का हवाला देकर गांधी को अक्सर क्रिटिसाइज़ करते थे, कि मतलब एक तरह से बोर करने की कोशिश करते थे कि ये गांधी राज क्या है, गांधी राज तो आएगा तो इसमें तो ना अस्पताल होंगे, ना इसमें डॉक्टर होंगे, ना इसमें सेना होगी, ना इसमें पुलिस होगी, ना इसमें संसद होगी, कुछ नहीं होगी। तो गांधी ने उनको बहुत ही कड़े शब्दों में, जिसको हम लोग अक्सर ये जानते नहीं, लेकिन गांधी जी कभी कभी अपनी बात कहने में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। वो उसमें थोड़ी सी हिंसा भी झलक सकती थी। अगर उनको सच कहना है और उनको विनम्रता से सच कहना नहीं आ रहा है तो वो कटु तरीके से भी सच कहना चाहते थे। तो उन्होंने, जैसे मेरे पास है कोटेशन में ऐसे ही बता देता हूँ, 1922 में एक पैम्फलेट निकाला गया हिंद स्वराज को लेके, गांधी जी की हंसी उड़ाने के लिए, कि जो तथाकथित आधुनिकतावादी रहे हों या जो भी रहे हों, कि वो तो गांधी राज में तो ये सब कुछ होगा नहीं, गांधी तो भारत को पता नहीं किस प्राचीन युग में ले जाने की बात करते हैं। तो गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर कोई जो इस तरीके की बात करता है वह एक बहुत ही खराब दर्जे की चालाकी है, और मैं जो इस देश में लाना चाहता हूँ, जिस काम के लिए मैं लगा हुआ हूँ, वह एक पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है, और उसमें सेना भी होगी, उसमें डॉक्टर भी होंगे, उसमें अस्पताल भी होंगे, उसमें पुलिस भी होगी, सब होगा। निश्चित है कि उसका संदर्भ उनकी कार्यशैली व जो औपनिवेशिक शासन में है उससे भिन्न होगी। तो इस तरह से चीज़ें गांधी जी ने हिंद स्वराज के बारे में कहीं। एक यहीं पे मैं एक और रेफरेंस दे दूं कि अक्सर ये बात कह दी जाती है कि गांधी जी हिंद स्वराज इसलिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि गांधी जी ने हमेशा
इस बात को खुद बहुत ज़्यादा रेखांकित किया। तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जो गांधीयन डायलेक्टिक है, गांधी की जो बात कहने का अंदाज़ है, गांधी जी ने अपनी किसी भी रचना को कभी खारिज नहीं किया कि मैंने गलत कहा था। उन्होंने हमेशा, हिंद स्वराज भी उसमें से एक है, उन्होंने अपनी किसी रचना, उन्होंने यही कहा कि मेरी बातों को समझने में अक्सर गलती हो जाती है लोगों से, कि क्योंकि मैं संदर्भ के साथ बात करता हूँ। हमेशा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक राजनेता की बातों को हम हूबहू शाब्दिक नहीं ले सकते, क्योंकि वह हमेशा कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है, कुछ संदर्भ होता है, कुछ प्रोवोकेशन होता है, उसमें वो बोलते हैं। तो ये गांधी जी के साथ भी ये बात सच है। और इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी जो हम सब लोग उसको खूब जानते हैं कि कभी भी अगर मेरी दो बातों में आपको अंतर्विरोध या कमी, कुछ गड़बड़ दिखाई दे, तो आप मेरी बात वाली बात को ज़्यादा सही मान लीजिए, क्योंकि उसका वजह ये नहीं है कि वो पहले वाली बात गलत है। वो ये कह रहे हैं, वो जो पाठक है, जो समझने वाला, उसकी सहूलियत के लिए कह रहे हैं कि इससे, चूँकि संदर्भ ये आपके सामने है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वरना मैं मूलतः वही हूँ जो तब था, वही मैं अब हूँ। तो ये एक चीज़, ये कोई ऐसा अनोखी बात नहीं है हिंद स्वराज के लिए कि गांधी जी ने कहा। एक चीज़ का मैं और जिक्र कर दूँ जो अक्सर उठाया जाता है कि 1945 में गांधी और नेहरू के, गांधी जी नेहरू जी को पत्र लिखते हैं कि ये लगभग तय है कि देश आज़ाद हो ही जाएगा। तो कांग्रेस के नेता और गांधी जी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर भी सोच रहे हैं कि आगे देश का नक्शा हम क्या बनाएंगे। और ये बात केवल 1944-45 से नहीं शुरू हुई है, ये बात और पहले से, बल्कि अगर हम कहें अच्छी तरह से तो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है, उसमें भी बहुत कुछ एक नक्शा देश का सामने आता है। कांग्रेस के तमाम रिजोल्यूशंस हैं जो अगर हम उनका अध्ययन करेंगे, और तो वो भी सब देश के आगे भविष्य के नक्शे ही से ही संबंधित है। तो उसी कड़ी में 45 में गांधी जी नेहरू को लिखते हैं कि कैसा देश बनेगा, तो तुम हिंद स्वराज में जो मैंने कहा है इस तरीके से। तो एक तो गांधी और नेहरू के रिश्ते को थोड़ा सा हमें उस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि वो उनकी क्या गहराई थी और किस हद तक वो दोनों लोग एक दूसरे से लिबर्टी भी लेते थे। तो मैं उस एंगल पे नहीं जाऊंगा। तो नेहरू कहते हैं अपने अंदाज में कि मैंने तो 20-25 साल पहले जब पढ़ी थी, अब तो मुझे याद ही नहीं है। 20-25 साल पहले जब मैंने पढ़ा था तब भी मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आया था कि आपने क्या लिखा हुआ है, और आप भी जो आपने जो लिखा था उससे आप बहुत आगे जा चुके हैं, इस तरह का नेहरू लिखते हैं। तो अक्सर गांधी बनाम नेहरू करने के लिए इस चीज़ को एक बार एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसी श्रृंखला में, पत्रों की श्रृंखला में, गांधी जो आखिरी पत्र लिखते हैं नेहरू को, उस वार्तालाप से जो गांधी नेहरू के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और वह बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें गांधी जी कहते हैं कि तुम जो बातें मुझसे बता रहे हो उसका जो मैंने लब्बो-लुआब निकाला है, तो वह तुम एक ऐसा देश बनाना चाहते हो। वो अगर आप लोग कहें तो मैं थोड़ा सा पढ़ भी दूँगा कि वो इंग्लिश में है, हम पढ़ सकते हैं। गांधी जी कहते हैं, द इम्प्रेशन दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम ऑन येस्टरडेज टॉक इज़ दैट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन अवर आउटलुक। याद रखिएगा, हिंद स्वराज से गांधी बात शुरू कर रहे हैं, नेहरू बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं, और गांधी जो पूरे डिस्कशन और डायलॉग, उसमें मीटिंग, पर्सनल मीटिंग्स भी हैं जो लेटर में नहीं आई थी, जो लेटर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद में कह रहे हैं कि इज़ नॉट मच डिफरेंस इन आवर आउटलुक। टू टेस्ट दिस आई पुट डाउन बिलो द जिस्ट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिप्टिंग। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी सवाल तुम्हारे हिसाब से ये है कि किस तरह से इंसान की एक इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ, और सबको समानता हो, सबको बराबरी मिले,
जो बात तुम कह रहे हो वही बात मैं भी समझता हूँ। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द टाउन dwellers एंड द विलेजर्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, क्लोथिंग एंड अदर लिविंग कंडीशंस। In order to achieve this equality today, people should be able to produce for themselves the necessities of life: clothing, foodstuffs, dwelling, lighting and water. तो मेरे जो कहने का मतलब है कि उसमें हिंद स्वराज को लेकर गांधी कोई ऐसी डिवाइडिंग लाइन नहीं बनाते हैं नेहरू के साथ कि हम उससे इन नतीजों पे चले जाएं कि आज़ाद भारत में जो देश आगे बढ़ा उसमें वह एक तरीके से नेहरू, एक तरीके से गांधी बनाम नेहरू के संदर्भों में उसके अंतर विरोधों, कमियों और उनको देखने की ज़रूरत है। तो यह एक बात मैं कहना चाहता था। फिर अब हिंद स्वराज क्या नहीं है, जैसे हिंद स्वराज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये एक कोई फिलॉसफिकल टेक्स्ट नहीं है कि गांधी ने दार्शनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ये इसको लिखा या रचना की, या कोई एक कार्यक्रमात्मक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, यानी ये कोई प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं है गांधी का हिंद स्वराज जो है। ये जहाँ तक मैं समझ पाया कि ये गांधी का एक राजनेता के तौर पर जो उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसको अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, वह उनकी तर्कशीलता है। हम अक्सर गांधी को विश्वास, फेथ, रिलीजन और उन या एक एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी इन चीज़ों में देखते हैं, जबकि असल में गांधी एक बहुत ही तर्कशील, आर्गुमेंटेटिव पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिकल फिगर थे, या जो कही तो वह एक जो उनका ये एक रुख है गांधी का। और अक्सर अगर आप गांधी जी पर जो लोगों ने संस्मरण लिखे हैं, तमाम हजारों की संख्या में संस्मरण है जो गांधी लोगों से मिलते थे, युवाओं से, तो वो सारे लोग बाद में अपने अनुभव लिखते थे कि हमको गांधी से मिलके कैसा लगा या क्या मेरे से बात हुई। तो उसमें आप देखेंगे कि गांधी, निश्चित है कि जो गांधी के पास जाता था वह गांधी के विचारों से पहले से सहमत नहीं होता था, क्योंकि एक तो जो हिंसा संबंधी या जो भी कह लीजिए पाश्चात्य प्रभावित सोच, तमाम तरीके के लोग जाते थे। तो गांधी उनको किस तरीके से अपने तर्कों से शिथिल करते थे और अपनी समझ, अपनी राजनीति के लिए तैयार करते थे, राजी करते थे, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। तो ये हिंद स्वराज जो है यह उसका एक शानदार नमूना है, गांधी की एक आर्गुमेंटेटिव साइड का। और तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए, और ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम हिंद स्वराज की रचना के संदर्भ को समझें कि वो क्यों लिखा गया। वास्तव में अगर हम गांधी की किसी भी राइटिंग को अगर आप संदर्भ से हटा के देखेंगे तो अर्थ से अनर्थ हो जाना बहुत संभव है, और यही हो रहा है। तमाम लोगों ने तमाम तरीक़ों से गांधी को अपने अपने हिसाब से देखने की, एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है। उसका लेटेस्ट उदाहरण आप और भी देख रहे हैं। तो उसका संदर्भ गांधी के राइटिंग्स का बहुत देखना ज़रूरी है। मैं थोड़ा विषय से हट के एक उदाहरण दूं जाति के संबंध में गांधी के संदर्भों को। अक्सर गांधी को बोल दिया जाता है कि वो तो जाति व्यवस्था के समर्थक थे, और इस तरह से गांधी के सामने अगर कोई कट्टर ब्राह्मणत्व और जाति समर्थक आता था तो गांधी उसके सामने उसकी बातों को खारिज करने के लिए पूरी तरीके से एक सारे ब्राह्मणत्व के जो भी अपने तर्क हैं उनको खारिज करते थे। लेकिन उन्हीं गांधी के सामने अगर कोई दलित आइडेंटिटी या जो समर्थक कट्टर गांधी के सामने आता था तो वही गांधी उसको सही करने के लिए कहते थे कि आप ब्राह्मणों को ऐसे नहीं कह सकते,
इस देश में ब्राह्मणों का बहुत योगदान रहा है। आप अगर ब्राह्मण के नाम पर इस देश की सारी जो साहित्य है, जो ज्ञान है, उसको आप खारिज कर देंगे तो इस देश में रह क्या जाएगा। त्याग में ब्राह्मणों का महत्व बताते थे। तो एक ही देखिए था क्या कि गांधी ये चाहते थे कि जो कट्टर जाति व्यवस्था कट्टर समर्थक वह अपने स्थान से थोड़ा सा मनुष्योन्मुखी हो, और जो एक अड़ियल किस्म का जड़तावादी, एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को ही सब समझने वाला है, वह वहाँ से थोड़ा उदार होकर एक समग्रतावादी और एक सोच में जाए। तो ये इस तरीके के संदर्भ जो है हिंद स्वराज को आप देखेंगे कि गांधी करीब 4 महीने से ज़्यादा वो लंदन रहे थे। 1909 में ये लिखी गई किताब, और 4 महीने उससे पहले गांधी जी लंदन में थे। वो लंदन गए थे अपने जो साउथ अफ्रीका का उनका जो संघर्ष था उसमें वो जो कुछ तमाम उसके कारण थे कि उसमें कुछ उसको बेहतर करने के लिए और समझौता और इस तरीके के बातों के लिए वो उस सिलसिले में वो लंदन गए थे। और वहाँ पर उनका सामना एक तो जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे, अंग्रेज़ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, इनसे होता है। और जैसा मैंने बताया कि गांधी को आप मान के चलिए कि गांधी बहुत ही बड़े बहसबाज भी थे और जीवंत बहसबाज थे। और तो ये ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स जो कि तमाम एक अपने पैक्स ब्रिटेनिका और तमाम गौरवों में कि दुनिया को सभ्य करने के उन्होंने ठेके ले रखे थे और लगभग 3/4 दुनिया को अपने कब्जे में करके शोषण कर रहे थे। उनके अपने आइडियोलॉजिकल लॉजिक थे, वो थे। इसके अलावा इसको कहते हैं एक्सपैट्रिएट इंडियंस, यानी आज के शब्दों में NGO, वो NRIs थे, जिनके अंदर जोश तो बहुत है, देश के लिए भावुकता तो है, लेकिन उनको रहना बाहर ही है, तो खाली लिप सर्विस ज़्यादा है, तो वो था। फिर अंग्रेज़ों को हटाना है, तो एक वो सारे लोग पाश्चात्य सभ्यता से भी बहुत प्रभावित हैं। पाश्चात्य सभ्यता से मतलब एक तरीके से जो पूंजीवादी सभ्यता थी या जो एक उपनिवेशवादी सभ्यता, भारत में तो पूंजीवाद उपनिवेशवादी सभ्यता के ही उससे आया, साम्राज्यवादी चिंतन जो था उससे सबसे भी वो प्रभावित थे। दूसरी ओर देशप्रेमी होने का भी उनका अपना दावा था। तो तरीके के तौर पे वो कुछ हिंसात्मक गतिविधियों से ज़्यादा आगे सोच नहीं पाते थे, यानी जिसको कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, उनके पास कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं था। तो इन लोगों से गांधी की खूब मुठभेड़ें हुई, बातचीत हुई, बहस हुई, और उसमें सावरकर के साथ का भी एक वाकया है कि वहीं पे सावरकर थे तो गांधी और सावरकर एक साथ एक ही मंच पर बोले थे, बातचीत हुई थी। तो ये सब एक कुछ तमाम बातें, प्रश्न गांधी के दिमाग में थे जो उन लोगों ने उठाए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने जो कहा है वो तो समझना बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन जो प्रश्नकर्ता हैं वो कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके रेफरेंस में गांधी जी जवाब दे रहे हैं। तो ये फिर हिंद स्वराज गांधी जी अपने वापसी में लिख डालते हैं दोनों हाथों से, और बहुत ही हफ्ते भर में 10 दिन में, इस तरीके से ये चीज़ें। हालांकि बाद में गांधी जी ने 1940 में, गांधी जी के बड़े भाई के समान थे वो प्राण जीवन मेहता जी, जिन्होंने गांधी जब इंग्लैंड पढ़ने गए हैं तब से वो गांधी जी का एक थोड़ा सा अभिभावकत्व का था और बड़ा लिहाज करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बताया कि अब जब वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद बताया कि मैं उनके लिए मैंने ये लिखा था, क्योंकि वो मेरे बड़े थे, मैं बड़ा उनका सम्मान करता था, तो मैं उनसे आमने सामने बहस करने में थोड़ा सा मुझे हिचक लगती थी अपनी बात करने, तो मैंने लिख के ये दे दिया कि ये देख लीजिए मैं क्या सोचता हूँ। तो अक्सर हमारे समाज में ये एक समस्या होती है कि जो कम उम्र के छोटे लोग होते हैं उनको बड़े लोग अक्सर डांट देते हैं कि तुम बैठो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो गांधी भी उस समस्या से शायद जूझे हों, तो वो उन्होंने एक लिखित तरह से दिया, एक किया था। तो जो मैं अभी ये कह रहा था कि हिंद स्वराज में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अगर
महत्वपूर्ण हम समझते हैं तो हमें और चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। कृपया ध्यान रखिएगा, मैं हिंद स्वराज को कहीं से भी कोई कम महत्वपूर्ण रचना नहीं बता रहा हूँ। मैं इस सीमा को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम हिंद स्वराज की ही एकांगी व्याख्या करते हुए गांधी जी को थोड़ा सा, भले बहुत ऊंचे पायदान पे उठा दें, लेकिन थोड़ा सा अनुपयोगी सा भी समाज के उसमें कर सकते हैं। बौद्धिक विलास या उसके लिए तो अपना एक अलग ठीक है कि वो चल सकता है। तो गांधी जी की जो सत्याग्रह की टेक्निक है, तरीका है संघर्ष के खिलाफ लड़ने का, उसका बहुत, अगर आपको उसको और ज़्यादा जानना है, देखना है, तो आपको जो भारत में 15 में गांधी जी के आने के बाद चंपारण सत्याग्रह है या उसके बाद में जो तमाम गांधी जी ने आंदोलन किए हैं, वह आपको स्वराज, इस हिंद स्वराज में सत्याग्रह नहीं आपको ज़्यादा मिलेगा, हल्का सा एक लाइन मिल सकती है। या रचनात्मक कार्यक्रम, आप देखेंगे कि गांधी का पूरा जीवन भारत में मेजर पोर्शन उनकी लाइफ का है सीधे राजनीतिक आंदोलनों में नहीं रहा है, रचनात्मक कार्यक्रमों में रहा है। रचनात्मक कार्यक्रम हिंद स्वराज में उस तरीके से एक महत्वपूर्ण रूप में नहीं आते हैं। फिर एक गांधी जी की एक जो बहुत बड़ी विशेषता थी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को भी जिसने एक रखा, भारत निर्माण में भी जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वह थी एक समायोजन की शक्ति। यानी सत्य बहुत सारे होते हैं, सबका अपना अपना भी सत्य होता है, लेकिन उन तमाम सत्यों के बीच में सहमति और समानता ढूंढना और उसको जो एक बड़ा सत्य है, जमाने का सच है, उससे जोड़ के एक पूरी एक तरीका ढूंढना कि आगे बढ़ने का या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने का या काम करने का, वह हिंद स्वराज में हमको शायद नहीं उस तरीके से देखने को मिलेगा। संगठनात्मक समस्याएं, राजनीतिक संगठन, गांधी, अगर आप गांधी साहित्य को देखें, कलेक्टेड वर्क्स को, तो संगठन के संबंध में कितनी समस्याएं गांधी जी ने, उनके बारे में क्या क्या अंतर्दृष्टि दिए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में आपस के मतभेद, हाँ, एक सत्याग्रही को जिस तरीके से विरोधों का सामना करना पड़ता है, या तमाम ऐसी बातें, वह सारी अंतर्दृष्टियाँ हिंद स्वराज में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हिंद स्वराज तो एक आर्गुमेंटेटिव एक टेक्स्ट है, जिसमें हम अपनी बात को साबित करने के लिए एक वाद विवाद में जिस तरीके से उतरते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब मैं थोड़ा सा हिंद स्वराज जो है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको पढ़ा ही होगा, तो प्रायः हिंद स्वराज की जो व्याख्या की जाती है वो उसको एक जो आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक वैश्विक सभ्यता है, उसके बरस्क गांधी को रख के और उसके क्रिटिसिज्म के तौर पे एक की जाती है। तो निश्चित है कि उसमें बहुत कुछ वैध है, बहुत कुछ बातें सही हैं, लेकिन यहाँ इस व्याख्यान में वह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य कुछ ऐसे दूसरी बातों को भी बताना, उठाना है, जो शायद कुछ वो भी कुछ ठीक लगे। तो जो हिंद स्वराज का पहला अध्याय है, शुरुआत गांधी जी कहाँ से करते हैं। शुरुआत गांधी जी जो प्रश्न करता है वो कौन है, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, वह एक उतावला व्यक्ति है, वह एक जोशीला व्यक्ति है, वह एक ही दिन में सब कुछ देश में बना लेने वाला व्यक्ति है। गांधी उसको कहते हैं कि पेड़ एक दिन में नहीं खड़ा होता, हाँ, बहुत मेहनत लगती है। तो यह जो गांधी का सोच है कि पेड़ एक दिन में नहीं खड़ा होता, इसका मायने क्या है कि भारत एक राष्ट्र निर्माण के दौर से गुजर रहा है, बहुत सतत और समझदारी से चलने की ज़रूरत है। गांधी कांग्रेस की प्रशंसा करते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने वह जमीन तैयार की है। और इसके अलावा एक और है बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है
कि गांधी बौद्धिक गतिविधियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने वाले राजनेता हैं। ये बात अक्सर छूट जाती है। हाँ, गांधी दादा भाई नौरोजी जो हमारा मानना है कि दुनिया के पहले ऐसे बुद्धिजीवी हैं, लेनिन और तमाम लोगों से बहुत पहले के, जिन्होंने उपनिवेशवाद की सबसे सटीक आर्थिक व्याख्या की। दुनिया में किसी ने नहीं की दादा भाई नौरोजी से पहले, आप ध्यान रखिए इस बात को। गांधी जी दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। और तो आप यहाँ से यह भी पा सकते हैं कि गांधी की जो वैचारिक भूमि है, गांधी का जो वैचारिक आधार है, वह कहाँ खड़ा है? वह वास्तव में उपनिवेशवाद विरोधी जो चेतना है वहाँ पर वो है। और साथ में राष्ट्र निर्माण, गांधी ने कभी आप गांधी की कोई भी राइटिंग पढ़िए, गांधी ने कभी भी इस तरीके की कोई अपील नहीं की कि वह उन्हें कुछ प्राचीन में कुछ ऐसा था जिसको लाना है। निश्चित है रामराज की बात उन्होंने कुछ संदर्भों में की, लेकिन पहली बात तो वो रामराज की बात को भी अति से ज़्यादा बढ़ा के किया गया है। आप पूरे गांधी के कलेक्टर वर्क्स देख लीजिए, गांधी के द्वारा रामराज शब्द बमुश्किल बहुत कम जगहों पे बोला गया, और जहाँ भी बोला गया अगर पूरा संदर्भ पढ़ेंगे तो वो वही है, आइडियल डेमोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। तो ये गांधी ने पूरे हिंद स्वराज में आप देखें कि अपनी बातों को सही साबित करने के लिए किसी नैतिकतावादी भावुकता का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने ठोस बौद्धिक ग्रंथों का सहारा लिया है, जो दुनिया के उस समय वो बुद्धिजीवी विद्वान जो कि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उद्योगवाद, आप चाहे जिस शब्दों से कहिए, उसके आलोचक थे। उनको गांधी ने अपनी सोच का एक आधार बनाया। हिंद स्वराज एक मामले में अनूठी है कि हम लोग अक्सर हंसी में मजाक में कहते हैं कि गांधी जी एक मामले में चोर थे। वो ये थे कि गांधी जी अपनी अध्ययन सामग्री का खुलासा नहीं करते थे ज़्यादा अक्सर, तो ये हल्की हंसी की बात है। लेकिन हिंद स्वराज एक ऐसा है जो कि बाकायदा रेफरेंसिंग और उस तरीके से पुष्ट है। तो ये एक चीज़ है। उसी में गांधी जी एक बात और कहते हैं कि हमें अपनी सीढ़ियों पे लात नहीं मारनी चाहिए। ये वो जोशीले जो प्रश्नकर्ता हैं वो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया है, या ये इन्होंने क्या किया है, या उन्होंने क्या किया है। तो गांधी साफ साफ कहते हैं कि कांग्रेस वो बीज रही है, वो बीज है, हाँ, जो आपको आज दिखाई भले ना पड़े, लेकिन वहीं से एक तमाम चीज़ें निकली हैं। और क्या अगर कोई छात्र अपने शिक्षक से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाए तो क्या वो अपने शिक्षक को सम्मान देना कम कर देगा? यह तो अपनी लीगेसी, अपने पुरखे, अपने जो हमारे हैं उनके प्रति असम्मान प्रकट करके हम केवल अपना अगर एक अहम और एक ईगो नहीं संतुष्ट करते हैं तो ये क्या है? ये मेरे वाक्य हैं, ये उसमें नहीं है। तो गांधी जी इस चीज़ को कहते हैं कि हमें जिन सीढ़ियों से हम चढ़ के ऊपर चढ़े हैं उन पे लात नहीं मारनी चाहिए। इस तरीके से वो इसको बात को रखते हैं। और फिर एक चीज़ और है, मैं सारे अध्यायों के बारे में कहूँगा तो बहुत समय हो जाएगा, तो छोटी छोटी बातें कह के, क्योंकि कुछ कितना भी हम कहेंगे वो अधूरा ही रहना है। गांधी का एक पढ़ने का एक यही मज़ा है या यही एक सज़ा है कि गांधी को पूरा नहीं समझा जा सकता। अगर बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी ने कहा था, बिपिन चंद्रा ने मुझसे कहा था कि आलोक, गांधी के बारे में चाहे जितना काबिल बन जाना, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि गांधी को पूरा कोई नहीं समझ सकता, वो शख्सियत ही ऐसी है। लेकिन एक साथ बात उन्होंने कही थी कि मनुष्य के रूप में जो भी आता है उसके अंदर कमियां होती ही हैं। ये इसमें मतलब सीमाएं होती हैं, कमियां ना कहें। लेकिन गांधी दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं,
अगर आप उनका पूरा जीवन देखेंगे तो अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अपने सबसे कम गलती की है तो वो गांधी होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मैं फिर एक बात फिर से यहाँ पे उस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगा जो अक्सर एक्टिविज़म में छूट जाती है, देश के राजनीतिक एक्टिविज़म में, कि बौद्धिक गतिविधियों का, सटीक बौद्धिक गतिविधियों का गांधी खूब महत्व समझते थे और हिंद स्वराज उसका बहुत ही ठोस उदाहरण है। निश्चित है कि गांधी बौद्धिक प्रमाद, केवल बात के लिए बात करना और वास्तव में सच को जानने के लिए, समाज के सच को जानने के लिए, देश के सच को जानने के लिए, दुनिया के सच को जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर कौन सी चेतना है जिसको हम कुछ रूप दे सकते हैं। अंतर है थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे या किसी भी चेतना की बात हम उसकी जगह कर लें तो वह एक सटीक बौद्धिक गतिविधियों से है और वह उसका गांधी खूब महत्व समझते थे। तो और इसके अलावा एक चीज़ और है जो अध्याय 4 में मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, स्वराज के बारे में, कि स्वराज क्या है। वो पूछते हैं प्रश्नकर्ता। जब मैं प्रश्नकर्ता कहूँ तो वही समझ लीजिएगा कि जो मतलब एक ही रात में देश बदल देना चाहते हैं, लेकिन और उनको लगता है कि बस हम ही सही हैं, बाकी सब। तो वो कहते हैं कि स्वराज क्या है, आप बताइए। तो आप स्वराज स्वराज कर रहे हैं। तो गांधी उनसे कहते क्या है कि एक तो सिस्टम वर्सेस मैन का सवाल आता है, कि वो कहते हैं कि वो जो प्रश्न करता है वो कहता है कि मुझे ब्रिटिश सिस्टम में कोई कमी नहीं दिखती है, मुझे जो अंग्रेज हैं उनसे दिक्कत है। वो मतलब गलत है, लेकिन सिस्टम तो उनका सही है। सिस्टम से मेरा मतलब है जो वही, जो भी आप उसको आधुनिक या पूंजीवादी या जो भी कह लीजिए वो तंत्र। तो एक तो गांधी जी उस अंतर को दिखाते हैं कि जिसको अक्सर हम आधुनिक सभ्यता की आलोचना मान लेते हैं गांधी की, वह वास्तव में आधुनिक सभ्यता एक बहुत ही बड़ा व्यापक टर्म है जिसमें बहुत सारी ऐसे मूल्य भी हैं जो कि श्रेयस्कर हैं और हमने उनको धारण भी किया हुआ है, हम स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें। लेकिन जो उसके नकारात्मक पहलू हैं, जो हमें उपनिवेशिक तंत्र से, उपनिवेशिक सिस्टम से जो मिले हैं, या जो साम्राज्यवादी तत्व हैं, जो या जो पूंजीवादी हैं, उनकी आलोचना और उसको, उस आलोचना को पूरे एक आधुनिकता बोध की आलोचना, दोनों में एक अंतर जो है बहुत करना जरूरी है। तो गांधी उनकी स्वराज की जो बात है कि वो पूछते हैं गांधी से कि आप बताइए क्या मतलब है। तो गांधी कहते क्या हैं, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें स्वराज नहीं हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गांधी कहते हैं कि मैं, जैसे हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की एक बहुत ही, जो मुझे बहुत ही अच्छी एक बात लगती है और सबसे ज़्यादा अंतर्दृष्टिपूर्ण है, यह नहीं। तो उसी लहजे में गांधी स्वराज समझाने के लिए यहाँ से कहते हैं कि वो ये चीज़ें स्वराज नहीं है। और उसके बाद में रेलवे है, रेलवे की आलोचना गांधी करते हैं। निश्चित है कि वो औपनिवेशिक तंत्र का एक हिस्सा है, तो आलोचना बनती ही है। एक चीज़ यहाँ मैं थोड़ा सा कह दूँ कि गांधी जी ने संसद के बारे में जो हिंदू स्वराज में कहा है, उसको प्रायः मान लिया जाता है कि गांधी जी संसदीय व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने संसद के बारे में लिखा कि यहाँ पे तो सांसद बस सोते रहते हैं और एक तरीके से बस हाथ उठाने वाले हैं, ये वो। उसको भी संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। वह संदर्भ जो है, प्रश्नकर्ता ब्रिटिश संसद और जो वो पूरी है उससे आक्रांत है, उसके गौरव से। तो गांधी जी जब संसद की आलोचना कर रहे हैं तो वह जो ब्रिटिश संसद है उसकी वह आलोचना है, क्योंकि भारत में तो संसद का कोई मतलब ही नहीं था, थी ही नहीं। तो उसकी आलोचना करने का कोई भारत में क्या, तो वह परिदृश्य नहीं है, वह वहाँ का परिदृश्य है ब्रिटिश संसद का, जो कि पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि वो साम्राज्यिक हितों की
संवाहक होती थी। और एक चीज़ और है हिंद स्वराज की, वह एक इंट्रोस्पेक्शन की पुस्तिका है, आत्मावलोकन की। हम अक्सर ज़्यादातर जो राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, वह अपने प्रतिपक्ष की आलोचना में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या आत्मावलोकन, कि हम आखिर ऐसा पहुँचे कैसे यहाँ पे, तो गांधी एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन की मांग बहुत करते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे क्यों आए। इस सवाल का क्या जवाब है कि क्यों यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया? क्या केवल तलवार के दम पे? नहीं, हमारे भारतीय समाज में कमियां थीं, हम उन कमियों को क्यों नहीं स्वीकार करते? हम क्यों उनके सामने नतमस्तक हो गए? क्यों हम वो जो पूरा उनका एक औपनिवेशिक जाल था, साम्राज्यिक जाल था, हम उसमें क्यों जो है फंस गए? जब तक हम खुद अपने आप से सवाल करना नहीं सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, गांधी जब ये इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं तो वह कोई एक पश्चाताप के सेंस में नहीं कि हम आत्मग्लानि में हम हैं। हम आत्मग्लानि की वजह से अपने से सवाल नहीं कर रहे हैं कि हमने बड़ा गलत कर दिया। हम इस वजह सवाल कर रहे हैं क्योंकि तभी हम एक सुधार की ओर आगे जा सकते हैं। और एक चीज़, अब समय कितना है अभी है, एक चीज़ और हिंद स्वराज की है जो आज के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और गांधी की वो हमेशा से पोजीशन रही सोच की, और ये बहुत बड़ी बात है। वो मुझे नहीं लगता कि गांधी जी से पहले भी किसी भारत के किसी नेता ने इस तरीके से राष्ट्रवाद को समझा हो जैसा गांधी ने उसको समझा। वह धर्म और राष्ट्र का संबंध, वो प्रश्नकर्ता ये सवाल उठाता है जो कि जब भारत में इतने धर्म हैं तो राष्ट्र कैसे बनेगा। गांधी जी साफ साफ कहते हैं कि धर्म का और राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का कोई आपस में संबंध नहीं है। एक ही राष्ट्र में तमाम धर्मों के लोग बहुत आराम से रह सकते हैं और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। 1909 में गांधी जी की ये पोजीशन उन्होंने ये ली हुई थी कि, और एक चीज़ कहते हैं कि अगर हिंदू ये सोचते हैं कि देश में केवल हिंदू का रहेगा तो बेवकूफ़ी की बात है, और अगर मुसलमान सोचते हैं कि देश में मुस्लिम राज रहेगा, जैसा एक मध्यकाल की एक मुस्लिम सांप्रदायिकता की धारणा में माना गया था कि मुस्लिम काल, तो वो भी ये बेवकूफ़ी की बात है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिकता को लेके गांधी की समझ में बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत पहले से गांधी जी सांप्रदायिकता को लेके उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करने लगे थे, या समझ भी शायद गए थे। सांप्रदायिकता के लिए गांधी जी कहते हैं कि ये हमारे अतीत की चीज़ नहीं है, यह हमें अंग्रेजी शासन ने दी है, ब्रिटिश रूल ने हमें सांप्रदायिकता दी है। ये हिंद स्वराज में है, हिंद स्वराज में इस तरीके ये है कि ये सांप्रदायिकता ये ब्रिटिश काल की देन है। मध्यकाल में या और पहले जो भी चीज़ें हैं वो उनमें सांप्रदायिकता ये हमें जो आज हम देख रहे हैं ये अंग्रेजी शासन की देन है। और ये मुझे लगता है कि अभी मैंने एक बात और कही थी कि गांधी जी राष्ट्रवादी थे। ये बात बहुत थोड़ी सी मतलब अटपटी लग सकती है कि मैं गांधी को राष्ट्र की सीमाओं में बांध रहा हूँ, ऐसा नहीं है। गांधी जी यह समझते थे और ये बात उन्होंने बहुत बार कही भी कि मैं अपने भारत को, हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहता हूँ कि यह जो विश्व सभ्यता है, दुनिया भर है, वह हमें एक मिसाल के तौर पे ले। लेकिन मुझे पूरी दुनिया में अपने विचार अलग से फैलाने का शौक़ नहीं है।
मैं अपनी कर्म क्षेत्र, अपना चिंतन क्षेत्र में भारत को ही रखना चाहता हूँ। और भारत एक ऐसा गुलदस्ता बन सकता है, ये मेरा शब्द है गुलदस्ता, या शायद कहा हो, कि वहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्नताओं के साथ में लोग एक सामूहिक रूप से एक सुखी और अच्छा और बेहतर जीवन जी सकते हैं। यह हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा वर्ल्ड सिविलाइजेशन को। ये गांधी जी की सोच का हिस्सा था। इसीलिए आप देखिए, गांधी जी को पूरी दुनिया से बुलावे आते थे, लेकिन गांधी जी कभी भारत छोड़ के नहीं गए। केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वो भी राष्ट्र का काम था और कांग्रेस ने उन्हें अधिकृत किया था। तो अमेरिका से पता नहीं कितने ज़्यादा बुलावे उनको आए, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ अमेरिका के लोग मेरी बातों को केवल एक इवेंट के तौर पे लेंगे, मेरी बात समझने के लायक नहीं। वह जो कुछ है वो हमारा हिंदुस्तान में ही है। कि जैसा मैंने कहा कि गांधी जी के जीवन काल में किसी ने हिंदू स्वराज को केंद्र बना के गांधी जी पर कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया। शायद इसका कारण एक था कि गांधी जी खुद मौजूद थे और वो चीज़ों का तुरंत जवाब देने में सक्षम थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो गांधी साहित्य है इतना, उसमें गांधी को एक दार्शनिक के तौर पे भी 40वें दशक के लास्ट में वो बिशन स्वरूप शर्मा जी 46-47 में उनकी किताब आती है। गांधी जी को उनके जीवन काल में जो पूरी दुनिया में लोग पढ़ समझ रहे थे, वह उनको अन्याय के खिलाफ एक प्रतिरोध की ताकत के तौर पे देख रहे थे। और एक किस तरीके से अहिंसा मूलक ढंग से, अहिंसा के रास्ते हम अन्याय, शोषण, भेदभाव के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि गांधी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। हमें इस चीज़ को कतई नहीं दिमाग से उतारना चाहिए। और अगर गांधी का असली महत्व समझना है तो हमें जो ब्रिटिश ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, अंग्रेज़ गांधी जी को कैसे देखते थे, ये अगर हम समझेंगे तो हमें गांधी का महत्व समझ में आएगा। वो हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक आदमी गांधी को मानते थे, हाँ, कि ये सबसे खतरनाक आदमी है हमारे लिए। तो इस तरीके के अध्ययनों का वो था कि उसमें नॉन वायलेंस था, लेकिन नॉन वायलेंस एक मॉरलिस्टिक ग्राउंड का, नैतिकतावादी ढांचे का नॉन वायलेंस नहीं था। वह एक सार्वजनिक क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में नॉन वायलेंस और था। निश्चित है उसमें नैतिकतावादी पुट तो था ही था, क्योंकि गांधी को नैतिकता से हटा के तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर 50 का दशक, अगर आप जो महत्वपूर्ण गांधी अध्ययन हुए हैं, हिंद स्वराज नदारत है। कोई निश्चित है कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक नेताओं के द्वारा बात कही गई, लेकिन गंभीर अध्ययन 50 के दशक में नहीं है कोई। जबकि उस समय हमारे देश में पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के एक से एक लोग मौजूद थे, और ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो गांधी जी के साथ खूब रहे थे। 60 के दशक में भी उस तरीके से नहीं है। 70 के दशक में एक गांधी मार्ग का एक अंक आता है, शायद 72 या 74 का एक अंक है वो। तो वो लेख है, उनको हम एक तरीके से पत्रकारिता की परिधि के लेख कह सकते हैं वो। फिर 82 में एक वो विश्वेश्वर प्रसाद जी एक समाजवादी चिंतक हुए हैं और गांधीवादी समाजवादी चिंतक। उन्होंने एक 3 दिन की वर्कशॉप या संगोष्ठी की थी 82 में। अगर आप वो प्रोसीडिंग देखें तो उसमें भी हिंद स्वराज को लेकर गांधी को समझने की मूल कुंजी के रूप में नहीं ज़्यादा कहा जाता है, कोई नहीं। आलोचनात्मक उसका विश्लेषण है, प्रशंसात्मक है, निश्चित है वो प्रशंसात्मक ही ग्रंथ है, लेकिन वह मूल कुंजी के रूप में 82 में भी नहीं है। ये जब 97 में एंटनी पैरेल की किताब आती है, हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, हाँ, और चूँकि हमारे देश की एक बुद्धिजीविता का एक है कि अगर हमें विदेश से कुछ मिल जाती है मोहर तो ज़्यादा वो रहता है, तो उसके बाद से हिंद स्वराज पे ज़्यादा केंद्रित होके, क्योंकि माफ़ करिएगा मतलब मुझे धृष्टता करने के लिए, लेकिन मैं कर सकता हूँ कि हिंद स्वराज बड़ा
जनक काम पुस्तिका भी है, 100 पन्ने की किताब है। उसके बदले में कलेक्टेड वर्क्स 100 वॉल्यूम है, एक से एक जीवनियाँ हैं, देश भर के पता नहीं कितने संस्मरण हैं, हर स्तर के, समाजवादियों के, वामपंथियों के, कांग्रेसियों के, गांधीवादियों के। तो वो जो एक पूरा गांधीयाना एक समुद्र है, उसमें उतरना थोड़ा सा समय की मांग करता है। हिंद स्वराज एक ऐसा है जिसमें आपको हर चीज़ मिल सकती है कि आप बाकी अपने पूर्वाग्रह, अपनी सोच, अपने अध्ययन और उसको उठाकर हिंद स्वराज को लेके आप एक बढ़िया डिस्कोर्स तैयार कर सकते हैं। तो और विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक अपनी सीमा होती है कि एमफिल है, पीएचडी है, सब समय बंध तरीके से करना है, तो वहाँ भी एक हिंद स्वराज एक अधिक होता है। तो यह भी एक वजह रही। और इसके अलावा चूँकि आज़ादी के बाद में गांधी जी को एक जो अन्याय और संघर्ष और के अन्याय, शोषण और इसके खिलाफ एक जो वो उनका रोल था, वह रोल बहुत सारे जो गांधीवादी विचारक और जो बाद में हुए, उन्होंने उस चीज़ को कम करके केवल जो अराजनैतिक रचनात्मक कार्यक्रम का एक अपना वो चलाया। और तो उसकी वजह से भी हिंद स्वराज का मुझे लगता है कि ज़्यादा उसको किया है। फिर मैं आखिर में कहूँगा कि हिंद स्वराज बहुत महत्वपूर्ण रचना है, निश्चित है, लेकिन केवल हिंद स्वराज से गांधी को समझना थोड़ा गांधी जी के साथ अन्याय होगा, क्योंकि गांधी जी 1909 में की वो रचना है। उसके बाद करीब 40 साल का गांधी का भारत का जीवन है, भारत की जो एक महागाथा है, महायज्ञ है। हाँ, तो हम और वो अनुभव गांधी को 1909 तक नहीं हुए थे, क्योंकि सवाल ही नहीं था। तो हम उनको कहीं विस्मृत ना कर जाएं केवल एक टेक्स्ट को अमूर्तता में गांधी को खोज के। तो बस, शुक्रिया।